दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यावर ज़फ़र और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के राइटर की। इस चैप्टर को लिखा है ओ हेनरी ने, जिनका पूरा नाम था विलियम पॉर्टर सिडनी, एक अमेरिकन राइटर जिन्हें उनके पेन नेम ओ हेनरी से भी जाना जाता है। वो बचपन से ही एक अच्छे रीडर थे। उन्होंने एक ह्यूमरस वीकली मैगज़ीन जिसका नाम था द रोलिंग स्टोन, इसमें काम किया, लेकिन जब वो मैगज़ीन नहीं चली तो उन्होंने ह्यूस्टन पोस्ट में रिपोर्टर, कॉलमिस्ट और पार्ट टाइम कार्टूनिस्ट के तौर पर काम किया। द कॉप एंड द एंथम ओ हेनरी की चंद जानी मानी कहानियों में से एक है। इस कहानी में मेन कैरेक्टर सोपी नाम का एक नौजवान है जो एक आवारा या औबाश वैगाबॉन्ड टाइप का इंसान है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखता है, यानी जुर्मों से उसका नाता रहा है। वो सर्दी से बचने के लिए जेल में जाने की तरकीबें करता रहता है क्योंकि उसके पास सर्दी से बचने का कोई ठिकाना नहीं है। इस कहानी का एंड या अंत या इख्तिताम एक अनएक्सपेक्टेड वे में होता है। ओ हेनरी ने सोफी नाम के नौजवान के अरेस्ट होने की बेकार कोशिशों को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बयान किया है। द कॉप एंड द एंथम ये कहानी फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट यानी आज़ादी और बंदिश या कैद के बारे में है। सोपी को लगता है कि आज़ादी यानी फ्रीडम यानी परेशानियों और फ़िक्रों से, कन्फाइनमेंट में है यानी जेल में है। लेकिन एक गीत के नोट्स उसे अंदर से चेंज कर देते हैं और वो मेहनत करके साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीने का इरादा कर लेता है। लेकिन जब सोपी को यह एहसास होता है कि आज़ादी यानी फ्रीडम एक अच्छी और साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीने में है, तभी उसे कन्फाइनमेंट में ले लिया जाता है यानी जेल में या कैद में। तो चलिए अब बात करते हैं मेन कहानी की। हाँ, तो कहानी की शुरुआत यूँ होती है कि सोपी अपनी बेंच से उठा और सड़क के एक किनारे चलकर एसफॉल्ट नदी के एक किनारे जाकर रुका जहाँ ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू नदियाँ एक दूसरे से मिलते हैं। ब्रॉडवे की तरफ चलते हुए वो एक आलीशान कैफ़े पर जाकर रुका। सोपी को अपने आप पर यकीन था कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छा दिखाई दे रहा है। उसने शेविंग की थी, उसका कोट अच्छा और साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था और उसके पास एक ब्लैक बो थी जो उसे एक लेडी मिशनरी ने थैंक्स गिविंग डे पर तोहफे में दी थी। एक्चुअली थैंक्स गिविंग डे ईसाई लोगों का एक त्यौहार होता है जो नवंबर के चौथे थर्सडे को या गुरुवार या जुमेरात को मनाया जाता है। सोपी ने सोचा कि किसी को भी बिना शक हुए वो अगर रेस्टोरेंट में टेबल तक पहुंच जाता है तो वो कामयाब हो जाएगा। सोपी के कपड़ों के ऊपर का हिस्सा इतना अच्छा था कि किसी भी वेटर के दिमाग में सोपी के लिए कोई शक ना आता, यानी कोई उस पर शक ना करता। सोपी ने एक भुनी हुई बतख यानी रोस्टेड मैलार्ड डक खाने के बारे में सोचा। उसके बाद एक शराब की बोतल और थोड़ी सी चीज़, फिर एक कप कॉफ़ी और आखिर में एक सिगार ऑर्डर करने के बारे में सोचा। वो सोचता है कि $1 की सिगार काफ़ी होगी और टोटल बिल भी इतना ज़्यादा नहीं होगा कि कैफ़े मैनेजर मुझ पर कोई ज़्यादती करे या बदला ले। सोपी ने यह भी सोचा कि मेरा पेट भी भर जाएगा और मैं खुशी खुशी अपने विंटर आइलैंड यानी जेल में चला जाऊँगा। अब जैसे ही सोपी ने अपना कदम रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रखा, हेड वेटर की नज़र उसके फटे हुए पैंट और मैले पुराने जूतों पर पड़ गई, जिससे वेटर समझ गया कि सोपी एक गरीब आदमी है। उस हेड वेटर ने अपने मजबूत हाथों से बड़े साइलेंटली सोपी को धक्का दिया और उसे बेइज्जत करके रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से सोपी का भुनी हुई बतख खाने का ख्वाब अधूरा रह गया। अब सोपी ब्रॉडवे से वापस हो गया और उसे लगा कि उसकी मनचाही मंजिल यानी जेल पर पहुंचना आसान नहीं है और अब उसे दूसरा रास्ता खोजना ही पड़ेगा। 6th एवेन्यू के किनारे पर एक इलेक्ट्रिक शॉप थी जिसकी खिड़की पर चमकदार बल्ब लगे हुए थे और उसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, जिसकी वजह से वो कांच की खिड़की बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी।
सोपी ने एक पत्थर उठाया और उस कांच की खिड़की पर दे मारा। आवाज़ सुनकर लोग दौड़ते हुए उस किनारे पर आ पहुँचे। उनमें सबसे आगे एक पुलिस वाला था। सोपी बड़े इत्मीनान से अपने दोनों हाथों को जेब में डालकर वहीं खड़ा रहा और उस सीन को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी पुलिस वाले ने बड़े गुस्से से पूछा, कहाँ है वो आदमी जिसने ये किया है? सोपी ने बड़े आराम से जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये काम मैंने किया होगा? लेकिन सोपी की अच्छी किस्मत यहाँ भी उसका साथ दे गई। पुलिस वाले ने सोपी की बात पर भरोसा करने से इनकार कर दिया, ये सोचते हुए कि जो आदमी खिड़कियाँ तोड़े वो बाद में पुलिस से बात करने नहीं रुकता है। उसी जगह पुलिस वाले ने देखा कि एक आदमी कुछ दूर एक कार को पकड़ने के लिए भाग रहा है। पुलिस वाले को लगता है कि वही मुजरिम है जिसने खिड़की तोड़ी थी। इस तरह सोपी एक बार और नाकाम हो जाता है और उसका जेल जाने का ख्वाब फिर अधूरा रह जाता है और वो बहुत उदास हो जाता है। अब सड़क के उस किनारे एक रेस्टोरेंट था जिस पर सोपी की नज़र पड़ी, जो कुछ ख़ास नहीं था। वहाँ खाने की कुछ चीज़ें थी जिसे मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग भी खा सकते थे, लेकिन वहाँ खाने पीने के बर्तन बहुत ही सस्ते दिखाई दे रहे थे और वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उस जगह सोपी बिल्कुल आसानी से अंदर चला गया और एक टेबल पर बैठकर बीफ स्टीक यानी पका हुआ गोश्त, फ्लैपजैक एक किस्म की मिठाई, डोनट्स और पाई खाया और उसके बाद वेटर को अपनी सच्चाई बताई कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सोपी ने कहा, चलो बिज़ी हो जाओ और पुलिस को बुलाओ और मुझ जैसे जेंटलमैन को और इंतज़ार ना कराओ। वेटर ने कहा, तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं आएगी। उसने काफ़ी नरमी और मीठी आवाज़ में कहा। उसकी आंखें ऐसी थी मानो किसी ने मैनहट्टन कॉकटेल में चेरी मिला दी हो। एक्चुअली मैनहट्टन कॉकटेल एक तरह की शराब होती है। वेटर ने अपने साथी को आवाज़ दी और दोनों वेटर्स ने सोपी का लेफ़्ट कान पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया। सोपी अपने आप को उठाता है और अपने आप पर लगी हुई धूल को झटकता है। पकड़ा जाना अब उसे एक नामुमकिन ख्वाब जैसा लगने लगता है और उसे अपनी मंजिल यानी जेल दूर लगने लगती है। वहीं कुछ दूर एक पुलिस वाले ने उसे देखकर हंसा और उसे देखकर चला गया। अब सोपी को ऐसा लगने लगा था कि कोई चीज़ है जो उसे पकड़े जाने से रोक रही है और वो बहुत घबरा गया। सोपी की नज़र एक पुलिस वाले पर पड़ी जो एक शानदार थिएटर के बाहर टहल रहा था। सोपी ने सोचा कि उसके पास बदसलूकी करके जेल जाने का अच्छा मौका है। अब सोपी सड़क के किनारे शराबी की तरह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, नाचने लगा और दीवानों की तरह शोर करके लोगों को परेशान करने लगा। एक पुलिस वाला सोपी की तरफ मुड़ा और अपनी पीठ सोपी की तरफ करके शहरियों से या नागरिकों से कहने लगा कि ये शानदार लड़का येल का कोई जश्न मनाने वाला है क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने हैडफोर्ड को 0 नंबर से हराया है और इसीलिए ये शोर कर रहा है और हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि हम इन्हें जश्न मनाने दें और इन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। इस तरह फिर एक बार सोपी अपने इरादे में नाकाम हो गया। सोपी आगे बढ़ा। एक सिगार की दुकान पर सोपी को एक अच्छे से कपड़े पहने हुए एक आदमी नज़र आया जो अपनी सिगार जला रहा था। एक झूलते हुए लाइट बल्ब के नीचे एंट्रांस के दरवाजे पर उस आदमी ने अपनी रेशम की छतरी रखी। सोपी अंदर गया, छतरी पकड़ी और आराम से धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा। सिगार शॉप पर जो आदमी था वो तेज़ी से सोपी का पीछा करने लगा और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मेरी छतरी। तो सोपी ने उस आदमी को बड़े मजाकिया अंदाज में रिस्पॉन्ड किया, उसे पूछा, अच्छा ये तुम्हारी छतरी है? फिर कहने लगा, अच्छा तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? मैंने तुम्हारी छतरी ली है, पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला लेते? उस कॉर्नर पर वही तो खड़ा है पुलिस वाला। छतरी वाले ने अपनी चाल को धीमी किया और सोपी भी स्लो हो गया, इस उम्मीद के साथ कि अब बिल्कुल कुछ बुरा होने वाला है और उसकी बुरी किस्मत अब उसका साथ देगी। पुलिस वाले ने उन दोनों को बड़े अलग अंदाज में देखा। बिल्कुल, छतरी के मालिक ने कहा, आप तो जानते ही हैं कि ऐसी गलतियां कैसे हो जाती हैं। ये छतरी आप ही की है और गलती से मेरे हाथ आ गई।
मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। आज एक रेस्टोरेंट में मुझे ये छतरी मिली। अब जब आप पहचान ही चुके हैं कि ये आपकी छतरी है तो रख लीजिए। फिर सोपी ने बड़े बेरहमी से सैवेजली कहा, बिल्कुल ये छतरी मेरी है। जो पुराना छतरी वाला था वो वहाँ से चला गया। उस पुलिस वाले ने एक भूरे बालों वाले यानी ब्लॉन्ड हेयर आदमी की रोड क्रॉस करने में मदद की, जो ओपेरा क्लॉक के पास खड़ा था, जहाँ से कुछ ही दूर तकरीबन दो ब्लॉक्स दूर एक कार आ रही थी। सोपी मशरिक या पूर्व की तरफ यानी ईस्टवर्ड एक टूटी फूटी सड़क पर चल पड़ा। उसने छतरी को एक गड्ढे में गुस्से के साथ फेंक दिया क्योंकि उसे पकड़ा जाना था, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए किसी दो आदमियों की तरफ ध्यान दिया जो हेलमेट पहने हुए थे, और सोपी को उन्होंने एक राजा की तरह समझा जो कुछ गलत कर ही नहीं सकता था। अब सोपी मशरिक या पूर्व या ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए एक गली में जा पहुंचा, जहां उसे चमक दमक और अफरा तफरी यानी टर्मोइल महसूस हुई, लेकिन धुंधली सी, बहुत कम। वो अपने आप को मेडिसन स्क्वायर की तरफ खींच कर ले गया क्योंकि उसी तरफ उसकी बेंच थी जिस पर वो सोया करता था, मानो वो उसका घर हो। अब सोपी एक ऐसे किनारे पर खड़ा हो गया जहां अनयूजुअल यानी गैर मामूली सन्नाटा था और एक पुराना सा चर्च था। फिर भी वो चर्च अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। चर्च की एक खिड़की से हल्की वॉयलेट रोशनी आ रही थी और वहाँ से सोपी को एक म्यूज़िशियन दिखाई दे रहा था जो बांसुरी पर गीत बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे सब्बात के लिए बजाया जाना था। सब्बात ईसाई और यहूदी लोगों का एक मशहूर त्यौहार है। वो एंथम या तराना जिसे म्यूज़िशियन बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था, सोपी को बहुत पसंद आया, मानो वो गीत सोपी के आर पार गुजर गया हो, यानी वो सोपी के रूह के आर पार गुजर गया हो। आसमान में चांद बिल्कुल ऊपर मुकम्मिल और चमकदार था, यानी वो 14वीं का चांद था। गाड़ियाँ और पैदल चलने वाले कुछ ही लोग थे। चिड़िया चहचहा रही थी और बिल्कुल ही खूबसूरत नज़ारा था। और वो तराना या एंथम जो शख्स बजा रहा था, उसे सुनकर सोपी लोहे के फेंस पर बिल्कुल साइलेंट बैठ गया और मदहोश हो गया। अब उसे अपनी ज़िंदगी के उन दिनों की याद आने लगी जब उसकी ज़िंदगी में कुछ अहम चीज़ें थी, जैसे कि माँ, खुशियाँ, ख्वाब, दोस्त और साफ़ सुथरे ख़यालात और अच्छी सी ज़िंदगी। पुराने चर्च से आने वाली एंथम की आवाज़ को सुनकर सोपी की आत्मा या रूह में एक नया बदलाव आया और उसके अंदर अच्छे ख़यालात पैदा होने लगे। उसने सोचा कि कैसे वो अपने आप को गुनाहों में फंसा रहा है। ये ज़िल्लत भरे दिन, बेकार की ख्वाहिश, बेकार की सोच और तमन्नाएं, इनसे ज़िंदगी में कुछ हासिल न होगा। अब सोपी के दिल में पॉजिटिव ख़यालात पैदा होने लगे। उसने अपने आप को अच्छा इंसान बनाने का फ़ैसला किया। अब वो सारी बुरी चीज़ों से बाहर निकल जाने वाला था। उसके पास अभी भी वक्त था, वो नौजवान भी था और अपने आप को फिर से संवार सकता था और कुछ हासिल कर सकता था। वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था कि अब वो डाउनटाउन जाएगा और काम ढूंढेगा। एक फ़र इंपोर्ट करने वाले ने एक बार उसे ड्राइवर की नौकरी ऑफ़र भी की थी। हो सकता है वो आज भी हो। वो दुनिया में कुछ बनकर दिखाएगा, वो ज़रूर कुछ करेगा। अब सोपी ये सब सोच ही रहा था कि उसके कंधे पर किसी का हाथ उसने महसूस किया। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एक पुलिस वाले का चेहरा नज़र आया। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोपी ने कहा, कुछ नहीं। पुलिसमैन ने कहा, तो फिर चलो आओ मेरे साथ। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने सोपी को 3 महीने कैद की सज़ा सुनाई और यहीं से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब खुलासा ये हुआ कि सोपी को कन्फाइनमेंट में ही फ्रीडम महसूस होती थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि फ्रीडम अच्छे कामों में है तो एक बार फिर वो कन्फाइनमेंट में चला गया। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।